भाई आपने कहीं ना कहीं विरोधियों को पूरी तरीके से जवाब दे दिया है कि मैं नाम की मोहताज नहीं हूँ, काम की मोहताज नहीं हूँ, दुनिया जानती है। क्या एजेंडा होगा इस बार, क्योंकि जो बातें आज तक अधूरी रह गई है, चाहे वो डिमार्केशन की बातें हो, चाहे पुनर्वसन की बातें हो, क्या वो मौका फिर एक बार मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि अभी सरकार को थोड़ा टाइम मिलेगा, अभी चुनाव सब हो जाएंगे और मुझे लगता है मुख्यमंत्री को हम लोग जाके मिलेंगे और कहेंगे कि ये मेरे जो किताब लिखी थी उसका फिर से एक प्रकाशन मैं मुख्यमंत्री के हाथों से करने वाली हूँ और उनको बताने वाली हूँ कि ये जमीनों में जो 200 एकड़ जमीन हमने आज ताबे में रखी है उसमें के एक 50 एकड़ पे हमारा पुनर्वसन कर दो और जल्द से जल्द कर दो, क्योंकि लोग अभी थक गए हैं। सिर्फ 12,000 लोगों का पुनर्वसन हुआ, उसके बाद हुए ही नहीं। लोगों ने 7-7 हजार रुपए भरे हैं। आपको मालूम है 7,000 भरने के लिए हमारी लड़ाई चल रही थी। MP वशी हमारे एडवोकेट, हम लोग कोर्ट में गए थे। यहाँ के आमदार खासदारों ने, तब गजानन कीर्तिकर थे और बाद में रामदास क्या उनका नाम, राम नाइक थे खासदार। उन्होंने कहा था 7,000 भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने कोर्ट का आदेश देखा, तभी कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 7,000 रुपए भरे, तभी हम लोगों ने ये 7,000 रुपए भर के लिए थे। 33,000 लोगों ने 7,000 भरे हैं, उनमें से सिर्फ 12,000 लोगों का पुनर्वसन हुआ है। तो अभी ये पुनर्वसन बाकी लोगों का करने का जिम्मेदारी सरकार की है। किसी कोई भी सरकार हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का सरकार है, उसकी कोई ये नहीं है, उसमें पॉलिटिक्स नहीं होता है। जब आप मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे बैठ जाते हो तो आपको ये करना पड़ता है और हम लोग ये करा के ही रहेंगे। यहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, आपको मालूम है, जैसे रोड्स नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, बिजली की समस्या है और ये सरकार विकास 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 का ढिंडोरा पीटती है। भाई विकास हुआ, लेकिन किसका हुआ? ये विकास करने वाला मजदूर कौन है? ये मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनको छप्पर नहीं है, घर नहीं है, तो पहले उनको घर मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के हर शहर में, मुंबई में जाओ, नागपुर में जाओ, कोल्हापुर में जाओ, पुणे में जाओ, सब जगह झुग्गी झोपड़िया में लोग शहर में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको रोजगार नहीं है। तो रोजी रोटी के लिए शहर में आते हैं, तो झोपड़े में रहने मजबूरन रहना पड़ता है। तो ये घर अगर उनको देंगे, विकास की शुरुआत गरीब से होनी चाहिए, अमीर गाड़ी वालों से नहीं। बड़े बड़े टावर्स बनाते, लेकिन उधर घमेले में सीमेंट कंक्रीट लेने वाला मजदूर होता है, उसको घर नहीं है। हमारी महिला खदान में जाती है पत्थर तोड़ने के लिए, जो विकास के लिए पत्थर लगता है वो हमारी महिला तोड़ के देती है। तो ये विकास क्या है? जब गरीब आदमी का, गरीब मजदूर को घर मिलेगा, उसके बच्चे को अच्छा स्कूल मिलेगा, उसको इलाज के लिए अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा, तो ही विकास होगा ना। तो उसका विकास की व्याख्या बदलनी चाहिए ये सरकार ने। एक बार मौका मिला था हमारे पास, स्वर्गीय आभा के समय पे आपको एक बार स्वर्ण संधि मिली हुई थी कि 40 एकड़ की जमीन में आप पुनर्वसन कर ले, आप तैयारी कर ले। उस समय क्या वाकया हुआ कि वो पुनर्वसन का जो प्रकल्प था वो नहीं कर पाए? नहीं, ये फॉरेस्ट वालों ने टांग अड़ाई, वो फिर से कोर्ट में गए और ये कहते हैं कि इधर देखो, इन्होंने डिमार्केशन करना चाहिए था। उन्होंने वन विभाग की जमीन कौन सी है? एफी दीक्षा ट्रस्ट की जमीन है, 1448 एकड़ पे उनको नोटिस लगी थी और हम लोग 16 से 94 एकड़ में है, यानी 200 एकड़ जमीन का नोटिस भी नहीं थी वन विभाग की। तो वो जमीन है, लेकिन उसका सर्वे ही नहीं करते ये लोग। कलेक्टर ने भी कहा, अभी भी हम लोग बावन कुएं जी के पास गए थे, उन्होंने कहा कि सर्वे होकर रहेगा मैडम, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं हुआ। अभी हम लोग मंत्रालय जाते तो मंत्रालय में कोई नहीं है, सब लोग चुनाव के प्रचार में। बावन कुएं के पास जाओ, चाहे देवेंद्र जी के पास जाओ, चाहे एकनाथ शिंदे जी के पास जाओ, हर एक चुनाव के मोड़ पे ही है। तो अभी इनके पैर अगर जमीन पे आएंगे और ये जिस कुर्सी के लिए ये लोग लड़ते हैं उस कुर्सी पे वो बैठेंगे, तब उन्होंने लोगों के लिए काम करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां बाजू में हटाकर उन्होंने सिर्फ लोगों के लिए काम करना चाहिए। अप्पापाड़ा के इस क्षेत्र में जितने झुग्गी झोपड़ियां है, उनको सबको घर मिलना चाहिए। जो गरीब है, अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि 2022 तक सबको घर मिलेंगे। अभी 2026 में हम लोग कहाँ घर मिलता है? इतनी महंगाई है कि लोग घर खरीद नहीं सकते हैं। दाल और चावल के भाव इतने हैं, तेल के भाव 200 रुपए किलो है। क्या खाएगा गरीब आदमी और क्या करेगा? बच्चों को कैसा पढ़ाएगा? तो ये प्रश्न जो है, इसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की होती है, राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। अभी महापालिकाओं में यहाँ पर जो भी सुविधा देनी है, इनकी जिम्मेदारी है।
तो ये अगर हमको आप चुन के देते हैं तो हम लोग आपके लिए कुछ लड़ सकते हैं। अगर मुझे आमदार करके 2019 में चुन के दिया होता तो अभी तक हालत कम से कम सुधारी होती। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो लड़ सकती हूँ और मैं ये लड़ाई अपने मंत्रालय तक जाके मुख्यमंत्री को अभी कहने वाली हूँ कि आप एक दिन अप्पापाड़ा में आऊं और मेरा ये सपना है कि यहाँ एक मुख्यमंत्री की मीटिंग होनी चाहिए, लोग उसमें आने चाहिए और लोगों को उन्होंने आश्वासन देना चाहिए कि जितने भी लोगों का पुनर्वसन बाकी है वो करने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं ये जरूर कहूंगा तो ही मुझे खुशी होगी। भाई उस समय 200 एकड़ की बात थी, जब 40 एकड़ वो डेवलपमेंट करने के लिए दे रहे थे तो वो 160 एकड़ किस चीज के लिए रिजर्व रखना चाहते हैं? अभी वो किस लिए लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट की कॉलोनी बनाना चाहते हैं या रहेजा बिल्डर देना चाहते हैं? हमने तो रहेजा बिल्डर की अगर जमीन चाहिए उसको तो उसको दो, लेकिन पुनर्वसन की जैसे एसआरई की योजना है कि कोई बिल्डर आके घर बांध के देता है, खर्चा पूरा वो उठाता है, वैसा हमारा खर्चा अगर रहेजा ने उठाया होता तो हमारे घर हो जाते थे और रहेजा को भी बाकी जमीन पे उसके टॉवर मिलते थे, बाकी लोग वहां पर खुशी से रहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो अभी इसी का पीछा करना है और जल्द से जल्द 1 साल के अंदर कुछ न कुछ हलचल होगी, इसका मुझे विश्वास है। हर मंगलवार को कैबिनेट होती है, उसके बाद मैं उनके यहाँ दालन में जाके बैठने वाली हूँ और इनका पुनर्वसन कीजिए, यही जिम्मेदारी अभी मैंने ली है। जाते जाते आखिरी सवाल, लोग उत्सव मना रहे, लोकशाही का आज कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन एक लोगों में यहाँ कर खास करके हम यहाँ की बात करें, अप्पापाड़ी की बात करें, लोगों में एक दहशत का माहौल है। लोगों को लग रहा है अगर हम चुन के किसी एक व्यक्ति को नहीं देंगे तो हमारे बिजली काट दी जाएंगी, हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे, झोपड़े जला दिए जाएंगे। लोगों को क्या सांत्वना देना चाहेंगे? ताकि आपके आने के बाद माहौल बदल। मैं बोलना चाहती हूँ कि कुरार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज यहाँ पर है, पुलिस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी झोपड़े का पानी या किसी भी झोपड़ी की बिजली या किसी भी झोपड़ी वाले को कोई परेशान करेगा, उसको मारेगा, जबरदस्ती से वोटिंग करने के लिए भगाएगा और या चुनाव के बाद अगर कोई तकलीफ देगा तो मैं यहाँ खुद आऊंगी और पुलिस इंस्पेक्टर जो यहाँ पर है उनके पास ये कंप्लेंट जाएगी और देवेंद्र फडणवीस जी के पास गृह खाता है तो उनको भी बोलूंगी कि यहाँ पर इस तरह से गुंडागर्दी होती है। लोगों को लोकशाही का अधिकार है। हमारे अजीत दादा जो बोलते हैं कि कोई अमर पट्टा लेके नहीं आया है, कल यहाँ कोई और नगर सेवक था, आज कोई और होगा। देश का प्राइम मिनिस्टर पहले इंदिरा जी थी, फिर राजीव गांधी जी थे, फिर मनमोहन सिंह थे, फिर अभी अपने मोदी जी है। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो पहले विलासराव देशमुख से लेके आज फडणवीस जी तक कितने मुख्यमंत्री हो गए। खासदार बदलते, आमदार बदलते, नगर सेवक भी बदलेंगे। लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव की निशानी मुझे यहाँ दिखाई देती है कि अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि महिला का वार्ड हो जाएगा तो अपनी बीवी को खड़ा करना ये गलत बात है। अभी देखिए मुंबई में 227 वार्ड है, उसमें से 113 वार्ड महिलाओं के, 114 वार्ड पुरुषों के है, ऐसा कुछ है। तो उसमें से जो मर्दों के वार्ड है वहाँ पे आप लड़ सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत के आ सकता हूँ, मैंने बहुत काम किया है, तो आप वहाँ पे मर्दानगी दिखाइए अपने। यहाँ पर अपने बीवी को खड़ा करना यानी हर जगह है, ये इसी वार्ड में नहीं है, हर जगह है। कोई भी उठता है अपने बीवी को खड़ा करता है, कोई भी उठता है अपने बहन को खड़ा करता है, कोई उठता है अपने बेटी को खड़ा करता है, तो ये गलत बात है। तो मैं ये चाहती हूँ ये इसमें भी कुछ बदलाव होना चाहिए। अगर कोई महिला, अभी आपने देखा छाया बोईटे इतना अच्छा बोलती है, आज वो सभागृह में जाएगी, एक शिक्षिका है, टीचर है, तो वो लोगों के हक के लिए लड़ेगी, ये कॉन्फिडेंस मुझे है। नहीं तो क्या करते हैं कि नगर सेविका बना देते हैं पत्नी को और बाहर गुंडागर्दी करना, लोग मैं नगर सेवक